साल भर की अथक मेहनत और भरपूर लागत के बाद ये सोचता है कि उसका गन्ना शायद इस बार उसके आंसू जरूर पोंछेगा। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना बेरोजगारी भत्ता के तहत आज प्रदेश के राज्य मंत्री दुग्ध विकास राम मूर्ति वर्मा ने 477 लाभार्थियों को किया चेक वितरण। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना बेरोजगारी भत्ता के अंतर्गत आज गोरखपुर दीनदयाल विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रदेश के दुग्ध विकास राज्य मंत्री राम मूर्ति वर्मा ने 477 लाभार्थियों को प्रदेश की योजना का आज चेक वितरण किया। वहीं राज्य मंत्री ने 69 छात्राओं को हमारी बेटी उसका कल की योजना के अंतर्गत 30-30 हजार के चेक भी वितरण किए गए। खास बात इसमें यह रही कि सपा के सभी कार्यकर्ता एवं छात्र छात्राएं मौके पर मौजूद रहीं। काल का यह 10वां माह चल रहा है। देखना यह है कि यह बेरोजगारी भत्ता कितने वर्षों तक सपा सरकार बेरोजगारों को देती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुंभ नगरी का आज दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने बड़े हनुमान मंदिर जी के दर्शन किए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव आज सपा विधायक के बेटे की शादी में आए हुए थे। उसके बाद उन्होंने कुंभ नगरी का दौरा किया। अखिलेश यादव एक बार दौरा करके जा चुके थे, उसके बाद वो फिर यहाँ पर आए और दोबारा बड़े हनुमान मंदिर का दर्शन किया। अचानक की सूचना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो हम लोग मंदिर पे रहते हैं, तैयार थे, आए, उनका स्वागत किया और हनुमान जी की भव्य आरती कराई, स्वागत कराया, हनुमान जी के फूल माला चढ़ाए और हनुमान जी का प्रसाद उनको दिया। तो साथ ही साथ उन्होंने कामना की कि महाराज हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हनुमान जी महाराज मेला सकुल से संपन्न बिताएं। साथ ही साथ प्रदेश में भी हमारी सरकार अच्छा काम करे, धर्मनिरपेक्षता का काम करें, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। तो हमने वही आशीर्वाद उनको दिया हनुमान जी की तरफ से और हनुमान जी से प्रार्थना की कि उनका जीवन भी मंगलमय हो। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अचानक कुंभ नगरी का दौरा कर प्रशासन द्वारा कुंभ में कराए जा रहे काम का जायजा लिया। सूबे के मुखिया ने आज कुंभ नगरी का अचानक दौरा किया और प्रशासन द्वारा की गई सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अखिलेश यादव आज इलाहाबाद विधायक विजय मिश्रा के यहाँ समारोह में सम्मिलित होने आए थे। उसके बाद उनका काफिला कुंभ शहर की तरफ चल दिया। प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी आनन फानन में हरकत में आए। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला क्षेत्र का चक्कर लगाया और सरकार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन समेत कई मंत्री मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अंतर्गत स्कूली बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना की शुरुआत की। राज्य के 1 लाख स्कूलों के कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के लगभग 6 करोड़ बच्चे, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष उम्र तक के स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हैं, लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के गंभीर बीमारी का निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जाएगा। सभी सरकारी प्राइमरी और पूर्व माध्यमिक हाई स्कूल विद्यालयों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है। प्रोग्राम के संचालन के लिए शासन ने 844 स्कूलों के लिए 1,27,346 रुपए का बजट भी जारी कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ योजना की गुणवत्ता के बारे में बताया, वहीं दूसरी तरफ माया सरकार पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सूबे में लग रही प्रशासनिक फेरबदल की अटकलों पर भी बल दिया। इस दौरान स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री अहमद हसन, राज्य मंत्री शंखलाल माझी, कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश सिंह, राम गोविंद चौधरी, वकार अहमद शाह और मुख्य सचिव जावेद उस्मानी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जहां इस योजना के बारे में बताया, वहीं डॉक्टरों अधिकारियों को चेतावनी भी दे डाली कि वे अपना काम ठीक से करें, वरना उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। लखनऊ में आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री शंखलाल माझी ने माझी समाज की 17 उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने को लेकर मुलायम सिंह यादव से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इन सारी जातियों को जल्द ही अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जहां पिछली मायावती सरकार में राजनीति में कई नए फॉर्मूले देखने को मिले, वहीं सपा सरकार अब लोकसभा चुनाव के चलते वोट बैंक की राजनीति के तहत अनुसूचित जाति के वोट बैंक को लुभाने में लग गई है। जी हां, आज पार्टी के अनुसूचित जाति के सबसे अहम चेहरे शंखलाल माझी ने इस पूरे मामले में साफ कर दिया है और बताया
कि माझी समाज समेत उसकी 17 उपजातियों को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना है, जिसमें सपा सरकार ने अपनी 2003 में कार्यकाल के दौरान आदेश भी पारित किए थे, लेकिन माया सरकार ने इसे 2007 में निरस्त कर दिया था और अब समाजवादी पार्टी इसे दोबारा लागू करेगी। कहीं न कहीं इस पूरे मामले में ये बात साफ हो रही है कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक वोट बैंकों के बाद अब अनुसूचित वोट बैंकों का भी फायदा उठाने के पूरे मूड में दिख रही है। पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का शासनादेश जारी किया था, जिस पर आदेश भी जारी हो गया था, परंतु षड्यंत्रकारी मायावती जी वो उत्तर प्रदेश में जब उस समय माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, तो ये जो है षड्यंत्र करके कुछ अपने लोगों को भेज करके हाई कोर्ट में स्टे करा दिया। समाजवादी पार्टी जहां पहले ही लोकसभा चुनाव के लिए अपना बिगुल फूंक चुकी है, वहीं देखना दिलचस्प होगा कि अल्पसंख्यक कार्ड के बाद अब ये अनुसूचित जाति वोट बैंक कार्ड कितना फायदा पहुंचाता है। प्रदेश की जनता ने विधायक बनाए और सरकार ने उन्हें मंत्री, लेकिन मंत्री बनने के बाद लगता है कांग्रेस के नेता जनता को भूल गए हैं, इसलिए अब उन्हें खोजना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ तक की हालत ये है कि उत्तराखंड विधानसभा में मंत्रियों के कमरे कई दिन तक बंद पड़े रहते हैं और मंत्री जी गायब। विधानसभा में मंत्रियों के कार्यालयों में लगे ताले और खाली कुर्सियां देख रहे हैं ना आप। जी हाँ, यह नीति बन चुकी है। प्रदेश के कांग्रेस के ये नेता मंत्री बनने के बाद अपने क्षेत्र और विधानसभा में कम, विदेश यात्राओं और दिल्ली में ज्यादा नजर आ रहे हैं। विधानसभा का हाल पिछले 1 महीने से ऐसा ही है। ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ जब प्रदेश के सभी मंत्री एक साथ अपने कार्यालय में बैठे दिखाई दिए हों। कभी एक मंत्री बैठा दिखाई देता है तो कभी 2। यह स्थिति सरकार बनने के बाद से लगातार जारी है। सरकार बनने के बाद सितारगंज चुनाव, फिर टिहरी चुनाव और विदेश यात्राओं के चलते मंत्री जी लगातार गायब ही रहे। ऐसे में जिस विधानसभा से पूरे प्रदेश भर के काम माननीयों को करने हैं, उसमें बैठने से इन मंत्रियों को क्यों परहेज है। मंत्रियों का यह गैर जिम्मेदाराना रुख तब है जब बजट खर्च करने के ठीक 2 महीने रह गए हैं और ना मॉनिटरिंग हो रही है और ना अधिकारियों की बैठक। स्थिति यह है कि गुरुवार को बहुगुणा सरकार की पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री समेत रामनगर में कांग्रेस के लाल बत्तीधारी और विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के घर विवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए बिजी हैं। देखिए, प्रदेश में पूरी अव्यवस्था का मामला है और अधिकतर मंत्री इनके विदेश भ्रमण पर है, कोई देश के विभिन्न राज्यों के भ्रमण पर है। कोई बड़ी बात नहीं, बाकी राजनीति लोग करेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे और तैयारी करेंगे भविष्य की, ये कैसे करना है, 14 की चुनौती कैसे सॉल्व करें। इससे पहले 4 दिनों से 6 मंत्री दिल्ली में जमे हुए थे, जिसमें इंदिरा हृदय, हरक सिंह रावत, सुरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम सिंह, दिनेश अग्रवाल, यशपाल आर्य सभी दिल्ली में सोनिया और राहुल से मिलने के लिए बैठे थे, लेकिन न सोनिया मिली न राहुल। वहीं हरक सिंह रावत व प्रीतम सिंह विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वीजा को लेकर वो दिल्ली में डटे रहे। गुरुवार को तो एक मंत्री भी विधानसभा में नहीं नजर आया और फरियादियों की सुनने वाला कोई नहीं था। डीएवी कॉलेज से बड़े बड़े नेता व अधिकारियों ने शिक्षा ग्रहण कर डीएवी का नाम रोशन करने का काम किया है, लेकिन अब यहाँ के हालात बदल चुके हैं। डीएवी के इतिहास में एक कारनामा अब और जुड़ गया है। यहाँ के छात्रों के उपद्रव के कारण डीएवी कॉलेज परिसर में पुलिस चौकी खोली गई है। डीएवी प्रदेश का पहला ऐसा कॉलेज होगा जहाँ कॉलेज परिसर में पुलिस चौकी खोली गई है। डीएवी में अब छात्र पुलिस के साए में पड़ेंगे। जी हाँ, डीएवी में अब पुलिस चौकी खोल दी गई है। कभी देहरादून के डीएवी कॉलेज को शिक्षा के मंदिर के तौर पर देखा जाता था और छात्र यहाँ पढ़ने के लिए दाखिला कराते थे, लेकिन अब यहाँ के छात्र मानो गुंडागर्दी का लाइसेंस लेने के लिए दाखिला कराते हैं। पिछले दिनों डीएवी के प्राचार्य के साथ हुई हाथापाई के बाद पुलिस ने डीएवी कॉलेज में पुलिस चौकी बना दी है। छात्रों के अनुसार कॉलेज परिसर में पुलिस चौकी बनाना गलत है। उनके अनुसार कॉलेज में छात्र नेता लड़ाई झगड़े करते हैं और भुगतना छात्रों को पड़ता है जो शिक्षा के बूते किसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। वहीं जिला प्रशासन के अनुसार आए दिन डीएवी में हंगामे से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। कॉलेज प्रशासन भी बार बार पुलिस चौकी बनाने की मांग कर रहा था, जिसको देखते हुए कॉलेज परिसर में पुलिस चौकी खोल दी गई है। पहले शिक्षा के मंदिरों में बेखौफ शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब छात्रों को खौफ के साए में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। डीएवी कॉलेज में छात्रों के आए दिन हंगामे के बाद अब पुलिस चौकी खोल दी गई है। अब छात्रों को कितना बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली दुष्कर्म कांड के बाद बरेली में भी अब गुंडों पर सख्त कार्रवाई होना शुरू हो गई है। एडीएम सिटी कोर्ट ने सुनवाई के दौरान
6 आरोपियों को जिला बदल कर दिया है। ये सभी वे आरोपी हैं जिन पर बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। बरेली में छेड़छाड़ के आरोपों को अब काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। बरेली के इज्जत नगर, कोतवाली, बारादरी और प्रेमनगर थानों में ऐसे सभी अपराधियों का बायोडाटा तैयार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। ये सभी वे आरोपी हैं जिन पर महिलाओं से छेड़छाड़, बलात्कार जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। ऐसे आरोपियों को अब एडीएम सिटी कोर्ट ने जिला बदल कर दिया है। और ये चूंकि एक्ट में ही प्रोवाइड है तो इसलिए इस पे पूरी कड़ाई से इसका अनुपालन सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद इस तरीके की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला बरेली के हाफिजगंज का है, जहां बलात्कार का विरोध करने पर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। अब देखना ये है कि इस तरीके की सख्त कार्रवाई से क्या ऐसी वारदातें थम सकेंगी। नोएडा पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 4 सातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। ये वाहन चोर रात के वक्त लिफ्ट देकर लोगों के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। नोएडा पुलिस ने 4 ऐसे सातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो रात के वक्त लोगों को कार में लिफ्ट देकर उनके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। ये बदमाश इतने सातिर थे कि अकेले वाहन चला रहे वाहन चालक को ओवरटेक कर रोक लेते थे और बंधक बनाकर उसकी कार भी लूट लेते थे। नोएडा पुलिस के एसएसपी ने बताया कि इन बदमाशों ने अभी तक दिल्ली एनसीआर में दर्जनों लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इनके निशानदेही पर गाड़ियों के फर्जी दस्तावेज, फर्जी नंबर प्लेट भी मिले हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम हीरा, संदीप, योगेश और सोनू हैं। पुलिस ने बताया कि इनके गिरफ्तारी के बाद चोरी की गई 3 कार, 1 बाइक, 2 तमंचा, जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किया गया है, जिसके बल पर ये लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस की माने तो ये देसी ही नहीं, विदेशी लोगों के साथ भी लूटपाट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही।
आप देख रहे हो फाइनल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सूत्रों के हवाले से खबर, 5 फरवरी तक उत्तराखंड में बांटी जा सकती हैं लाल बत्ती, 16 नेताओं के नाम भेजे गए सचिवालय।